So recently, I was watching the videos of जिनिया अरोरा मैम, जिन्होंने यूपीएससी में अपनी रैंक 156 से 6 पर वो लेकर गए 1 साल के अंदर। अब ये देखो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारे लोग सालों तक मेहनत करते हैं तब भी मेंस क्लियर नहीं कर पाते। अगर वो रैंक हासिल भी कर लेते हैं तो उनका स्कोर इंप्रूव नहीं होता फर्दर अटेम्प्ट में। एंड आई हैव आल्सो पर्सनली फेस्ड दिस थिंग। सो आई एनालाइज्ड डीपली कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया। एंड मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज कि उन्होंने ये सब बिना ज़्यादा नॉलेज बढ़ाए किया, यानी कि सेम नॉलेज के साथ में उन्होंने अपनी रैंक को इतना ऊपर लेकर वो चले गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि ये उन्होंने कैसे किया, हाउ यू कैन आल्सो डू द सेम थिंग। बट बिफोर दैट, here is a brief of my UPSC journey. My name is Satyajit Panchal with the experience of 3 IAS interviews, and the goal of the vision of this channel is कि मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है but I will ensure you don't make them. And if you want free UPSC guidance, then you can check out the link given in the pinned comment. Now, in this video, we will be discussing his Black Diary technique and lessons which every UPSC aspirant should learn to improve their score to get their desired rank without increasing knowledge a lot. तो देखो, सबसे पहली चीज जो उन्होंने करी, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि दैट आई शुड मेक मोर नोट्स। उन्होंने ये सोचा कि आई शुड मेक माई नोट्स स्मॉलर। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अधिकतर स्टूडेंट्स का जब मेंस नहीं क्लियर होता या अच्छा स्कोर नहीं आता तो दे थिंक कि यार और नोट्स होने चाहिए, बेटर नोट्स होने चाहिए, और ज़्यादा नॉलेज लेते हैं ताकि स्कोर इंप्रूव हो जाए। लेकिन इनकी अप्रोच एकदम उल्टी थी। इन्होंने सोचा कि नोट्स को और ज़्यादा छोटा करते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है, अधिकतर एस्पायरेंट क्या करते हैं, वो एक टॉपिक के 15 पेजेस के नोट्स बना लेते हैं, मल्टीपल नोटबुक्स हो जाती है और फिर रिविजन नहीं हो पाता। ये एक इशू है इस वाली अप्रोच के साथ, और आज के टाइम पे तो ये इशू बहुत ज़्यादा है जहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा रिसोर्स है। तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो इन्होंने फॉलो करी वही है कि स्मॉलर करें। अब वो कैसे करें, इन्होंने एक टॉपिक लिया, इन्होंने उसका अच्छे से रिवीजन कर रखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है, तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें पता थी, तो उन्होंने उसको कंडेंस फिर वो कर पाए। जो जो चीज़ें वो भूल रहे थे, जो कीवर्ड थे, वो उन्होंने कंडेंस करके 1 या 2 पेज में उस टॉपिक को कन्वर्ट करा, समराइज्ड इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, एक फ्रेमवर्क के तहत उसको ऑर्गेनाइज करा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगा भी सही। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने एक स्पेस छोड़ा करंट अफेयर इंटीग्रेशन के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम नोट्स बना भी लेते हैं, क्रिस्प नोट्स भी बना लेते हैं, बट उसमें करंट अफेयर इंटीग्रेशन का स्पेस नहीं होता। एंड अगर आपने लेटेस्ट करंट अफेयर यूज नहीं करे तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फेडरलिज्म है तो ये चीज आपको तभी करनी है जब आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया हो स्टैंडर्ड बुक्स का, फिर उससे थोड़े छोटे नोट्स बनाए और फिर उसके बाद में कीवर्ड बेस्ड आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। तो जैसा फेडरलिज्म है, इसकी एक 2 या 3 लाइन की डेफिनेशन, उसके बाद में जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं जैसे 246 सेवंथ शेड्यूल, सरकार या कमीशन की रिपोर्ट, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट केसेस, रिसेंट में जीएसटी काउंसिल की रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस, जो भी उन्होंने चेंजेस रिफॉर्म को लेके आए, ये सारे उन्होंने ऑर्गेनाइज करे। साथ में अगर कोई डायग्राम का स्कोप है तो वो आप ऐड कर सकते हो, फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो, एक कंक्लूजन रेडीमेड होना चाहिए, एंड स्पेस आपको लेफ्ट करना है इस टॉपिक में करंट अफेयर इंटीग्रेशन का, ताकि फेडरलिज्म के रिगार्डिंग जितने भी कीवर्ड करंट अफेयर आ रहे हैं वो आप इसमें अपडेट कर सको, ठीक है। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, 1 टॉपिक एंड 1 रिवीजन शीट आपके पास होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्कैटर्ड मटेरियल है, करंट अफेयर अलग जगह है, डायग्राम अलग जगह है, वे फॉरवर्ड अलग जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि आपके नोट्स स्मॉलर हो हर महीने के साथ, ठीक है। सेकेंडली, इस पे वैसे मैंने स्टडी लाइक अ टॉपर एक प्लेलिस्ट है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, स्टडी लाइक अ टॉपर। उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आपको नोट्स को कंप्रेस करना है, स्मॉल करना है, तो उसको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में एवरी ग्रेट आंसर नीड्स अ थर्ड डायमेंशन, ये इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट करा। एंड आई हैव एनालाइज्ड इन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जिनिया अरोरा मैम एंड अदर टॉपर्स आल्सो, वहां पे थर्ड डायमेंशन एक्ट्स एज अ एक्स फैक्टर। अब ये क्या है, देखो अगर ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन आया क्रिटिकली एनालाइज टाइप का तो अधिकतर स्टूडेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब सब लोग ये लिख रहे हैं तो आप एक सेम लेवल पे आ जाते हो, ठीक है। अब जब एग्जामिनर ये देखेगा जो इन्होंने किया, इन्होंने थर्ड डायमेंशन ऐड करा, यानी कि पहले तो इन्होंने वाई ट्रिब्यूनल्स उनकी जरूरत क्या है, यानी कि प्रोस में आप इसको काउंट कर सकते हो, अभी प्रॉब्लम्स क्या है, पेंडेंसी, ये सब आप काउंट कर सकते हो कॉन्स में। फिर इन्होंने वे फॉरवर्ड ऐड करा, ये थर्ड डायमेंशन था। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लेवल से अगर आप इसको ऑर्डिनरी कहो तो जैसे उन्होंने वे फॉरवर्ड ऐड करा उनका आंसर हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप समझ रहे हो, ये एक्स्ट्रा था। इसी के कारण यही चीज है जो डिफरेंशिएट करती है 100 मार्क्स को 115 प्लस से। वरना आप सोचो सेम रिसोर्स पढ़ी, सेम मेंस 365 पढ़ी,
ठीक है, सेम एफर्ट के साथ में भी कुछ लोगों को 115 प्लस मार्क्स कैसे मिले। और इसका अगर लॉजिकल आप देखोगे, अगर कोई वे फॉरवर्ड ऐड करता है हर आंसर में, ठीक है, अगर उसको हाफ मार्क भी मिलते हैं तो 20 क्वेश्चंस के अंदर उसको आप आराम से समझ सकते हो 10 मार्क्स तो ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल गए। तो जहां आपके 100 आ रहे थे, वहां आपके सिर्फ वे फॉरवर्ड हर एक क्वेश्चन में ऐड करने से 110 आपके हो गए। तो आई होप आपको थर्ड डायमेंशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी चीज मैंने देखी कि उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल को मेंशन नहीं किया, उसको एक्सप्लेन भी किया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स के अंदर ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इंटीग्रिटी है, इसकी हमने डेफिनेशन लिख दी कि एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद मॉरल वैल्यूज। यहाँ पे हमने अशोका का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई उन्होंने प्रिंसिपल लीडरशिप रिफॉर्म ये दिखा। ये अधिकतर लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना है एक्सप्लेनेशन। लाइक अशोका ने कंपेशन दिखाया, पब्लिक वेलफेयर दिखाया। ये लाइन यूज करने के पहले आप इसको मिडल में ऐड कर दो कि अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर हेड मोरल ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग टू कंपेशनेट गवर्नेंस पब्लिक वेलफेयर। ये जैसे आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल को, ठीक है, कि अशोका कंपेशन कब हुआ या कैसे हुआ या क्यों हुआ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल को तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हम कैरेक्टर की क्वालिटी यानी कि जो वैल्यू उन्होंने दिखाई वो तो दिखा देते हैं, बीच में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, तो बीच का एक्सप्लेनेशन भी आप दे दो। यहाँ पे 3-4 वर्ड आपने ऐड करे बट इट विल क्रिएट अ डिफरेंस एंड दिस विल हेल्प यू गेन मोर मार्क्स, ठीक है। इसके बाद में हर एक सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है। ये भी मैंने काफी सारे टॉपर्स का अभी रिसेंट टाइम पे देखा है। तो हमें हर एक सब्जेक्ट में उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट हर जीएस पेपर में सिमिलरली लिखते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो जानी चाहिए। ये मैंने इनकी कॉपीज में काफी ज्यादा देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीएस 1 का पेपर लिख रहे हो हिस्ट्री का, तो वहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर पे जैसे पल्लवा आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर, चोला पे इन पे सवाल आता है, तो वो टेम्पल का डायग्राम आपको बनाना है। अगर भक्ति मूवमेंट, ठीक है, सूफी, या फिर आपके किसी डांस फॉर्म, क्लासिकल डांसेस, इन सब पे सवाल आ जाता है, तो आपको मैप्स के जरिए उनको दिखाना है। इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ज्योग्राफी के आंसर में तो आपका ये मैंडेटरी है कि हर जगह आप डायग्राम बनाओ। इट विल हेल्प यू गेट 1 मार्क टू हाफ मार्क एक्स्ट्रा, ठीक है। और कोशिश करो इंडिया मैप को ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करो, इससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको सारी चीजें जीएस 1 में करनी है। जीएस 2 में अब ये चेंज हो जाएगा। जीएस 2 में हमें पॉलिटी गवर्नेंस में आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, कमिटीज, एक्ट्स, इनका इस्तेमाल करना है, इससे हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो जीएस 2 के अंदर ये चीजें मैटर करेगी, ठीक है। हाँ, जीएस 2 में अगर आईआर है तो वहां पे मैंने देखा है टॉपर्स मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उससे उन्हें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं और रिसेंट के करंट अफेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में भी ये सारी चीजें आपके काम आ जाती है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, तो जीएस 3 के अंदर ये ज्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे सर्वे में क्या फाइंडिंग्स आई, बजट, लेटेस्ट बजट ने क्या कहा, उसको आपको यूज करना है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स को यूज करना है, डेटा को यूज करना है, टारगेट्स जो गवर्नमेंट के विजन जो है उसको यूज करना है। तो आपको जीएस 3 में वैसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर जीएस 4 में बात करें तो फ्लो चार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायग्राम की मदद से वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कराना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियल ऑफिसर्स के एग्जाम्पल, स्पेशली अगर रिसेंट ईयर्स में जो अलग अलग ऑफिसर्स ने कुछ अच्छा काम करा है उसके एग्जाम्पल आपको यूज करने हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड एग्जाम्पल आपको यूज करने हैं, ठीक है। एंड कोशिश करो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जैसे कि थिंकर्स, जो एथिकल थिंकर्स हैं, कंसेप्ट हैं उनके, वो भी आपको डालने हैं। जैसे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिख रहे हो तो डेनियल गोलमैन का आप नाम लिखो, ठीक है, उनकी बुक का आप नाम लिखने की कोशिश करो। तो इस तरीके से हर एक सब पेपर की अलग अलग लैंग्वेज है। अगर आप उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर देते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड वी हैव एट आईएएस गंगा यू विल फाइंड कि मैंने कीवर्ड का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। यू कैन चेक आउट दैट प्रोग्राम। उसमें काफी अफोर्डेबल प्राइस पे 2000 से ज्यादा कीवर्ड आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। यू कैन चेक इट आउट। नाउ शी प्रिपेयर्ड फॉर रिविजन नॉट फॉर रीडिंग। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा पहले भी हमने डिस्कस करा, उन्होंने काफी स्मॉल कर दिए थे अपने नोट्स को। तो उनकी जो ब्लैक डायरी टेक्निक थी वो स्टडिंग के लिए नहीं थी, वो असल में रिवीजन के लिए थी। यानी कि अगर एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो आपका पूरा फोकस हो जाना चाहिए रिवीजन को इंप्रूव करने में, अपने नोट्स को स्मॉलर करने में और उनका करंट अफेयर इंटीग्रेशन करने में, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कई बार स्टूडेंट्स के 8-10 नोटबुक होती है, उन्होंने कंसाइज कर ही नहीं रखा। लेकिन आपके पास में हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पेपर की कुछ ब्लैक डायरीज होनी चाहिए जहाँ पे कीवर्ड्स हैं, रिसेंट के अपडेट्स हैं, जो आप फटाफट से 2 घंटे के बीच में रिवाइज कर सको और अपना स्कोर इंप्रूव कर सको उस पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये आपको करना है। आपको ब्लैक डायरीज कुछ इस टाइप का बनाना है ताकि आप लास्ट मिनट में रिवीजन करके जा सको। जितने भी नोट्स बना रहे हो सब कुछ इस पर्सपेक्टिव से बनाओ कि वो जो 2 घंटे का गैप होगा क्या उस टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है।
फिर एक और चीज, ये सारी चीजें करने के बाद में भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने ऑप्टिमाइज नहीं करा अपने आंसर को एग्जामिनर के हिसाब से। देखो, अधिकतर स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि मैं क्या लिखूं, व्हाट शुड आई राइट। इसके कारण वो कई बार लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हैं। कंटेंट उनका अच्छा होता है क्योंकि कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन कीवर्ड लिख भी देते हैं तो दिखते नहीं है। जिनिया अरोरा मैम की मैंने कॉपीज देखी और उसमें मैंने एनालाइज करा कि उन्होंने फोकस किया था कि एग्जामिनर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो दिखा सके, कैसे जो एग्जामिनर को फर्स्ट इंस्टेंस में दिख रहा है उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे इस पे वैसे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं। मेंस स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कैसे आप हेलो इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, तो उसको जरूर से देखना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, पहले तो इंट्रोडक्शन को कंसाइज करा, जहाँ पे पैराग्राफ थे वो कंसाइज थे, कंसाइज इंट्रो बेस्ड थे। ठीक है, फिर कीवर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करा और उनको हाईलाइट किया। ठीक है, जैसे अंडरलाइनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको अंडरलाइन करना है और कोई कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप देखोगे उसको आपको बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, इसके बाद में शी यूज्ड डायग्राम्स टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। विजुअल डायग्राम्स एक तो अटेंशन ग्रैब करते हैं एंड दे हेल्प एग्जामिनर अंडरस्टैंड योर कंटेंट इन अ बेटर वे एंड फास्टर वे, तो उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल, इन सब का भी इस्तेमाल करा। तो ओवरऑल इन्होंने इस चीज को देखा कि बिफोर रीडिंग एवरीथिंग, एग्जामिनर जो इमीडिएटली देखता है स्ट्रक्चर की इंट्रो, बॉडी, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स एंड देन कंक्लूजन, उसको इन्होंने ऑप्टिमाइज करा। वैल्यू दिखाने के लिए उन्होंने अंडरलाइन करा कीवर्ड को, डायग्राम बनाए, बॉक्स बनाए। ठीक है, और ओवरऑल इससे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेच्योरिटी भी दिखी कि दे आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एग्जामिनर, अबाउट एग्जाम इवेल्युएशन साइकोलॉजी, कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है। तो इस पर आपको काम करना है। ओवरऑल अगर आप ये सारे लेसन अभी आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि उनकी रैंक 156 से 6 पे पहुंची। इसके पीछे ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज अपनी बढ़ाई, बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा किताबें खरीदी। ठीक है, उल्टा उन्होंने अपने नोट्स को रिवीजन फ्रेंडली बनाया, आंसर्स को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाया, स्ट्रक्चर इंप्रूव करा, मल्टी डायमेंशनलिटी यानी कि हर जगह थर्ड डायमेंशन वे फॉरवर्ड का इन्होंने डाला। ठीक है, अब देखो कई बार हो सकता है वे फॉरवर्ड की बजाय थर्ड डायमेंशन आपके चैलेंजेस प्रॉब्लम वाला हो, या इंपॉर्टेंस वाला हो, या फीचर्स वाला हो, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वहां पे कौन सा डायमेंशन है जो पूछा नहीं गया और आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल बनाया एंड रिवीजन एफिशिएंट बनाया। ठीक है, ये सारी चीजें करके उनके मार्क्स इंप्रूव हुए, नॉलेज से इंप्रूव नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेप है जिसमें स्टूडेंट फंसते जाते हैं और ये सारी चीजें मिस कर जाते हैं। तो ओवरऑल मेनी एस्पायरेंट थिंक कि ज़्यादा बुक से आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन जो मैंने इनके वीडियोस को एनालाइज करा, कॉपीज को एनालाइज करा, स्ट्रेटेजी को एनालाइज करा, उससे ये साफ समझ में आता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस करके उसको हाई डेंसिटी, रिवीजन ओरिएंटेड, हाई इंपैक्ट ओरिएंटेड बनाने से आपको नंबर मिलते हैं। ओवरऑल माइंडसेट मार्क्स पर पेज पर आर वाला होना चाहिए, यही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये एक अच्छी बात भी है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज पे फोकस नहीं करना, आपको ये सारे लेसन्स पे फोकस करना है यूजिंग द सेम नॉलेज विच यू हैव। एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज देन यू कैन चेक आउट अदर वीडियोस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग यूपीएससी टॉपर्स। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप इसके अदर वीडियोस भी देखो जहाँ पे मैं टॉपर्स का एनालाइज कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी पैटर्न, एंड आई एम ब्रिंगिंग लेसन्स फॉर यू सो दैट यू कैन improve your marks. And if you don't want to miss these videos, you can turn on your notification for this channel. All the best for your UPSC journey.